मौसम का ही आजकल ये है कि कभी बारिश होती है कभी चले हम बात जरूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविटी के पास, जो कि बल्कि इनके दोस्त और हम सब ये कहते हैं कि इनमें कोई मदर टेरेसा की रूह है कि हम रात को सुबह को इनके मैसेजेस से ये हमें चुकन्ना कर देती हैं कि कहाँ किसे क्या ज़रूरत है और हमने उस तक कैसे उसके घर तक पहुंचना है, एक सरप्राइज़ देना है, हमने दुखी इंसानियत की जो हकीकी खिदमत है वो कैसे करनी है। सबीन मलिक साहिबा, आइए बाकी बातें हम इनके साथ करते हैं और इनके साथ तारुफ का सिलसिला भी जारी रहेगा, इनकी सरगर्मियों का भी सिलसिला जारी रहेगा। और जनाब, इनमें एक छुपी हुई ऐसी रूह भी है कि जो कि बस लगता है कि कोई तलकीन शाह है या फातिमा सुरैया बजिया है, या ये क्या चीज़ है कि जो इतनी सी उम्र में इन्होंने इतने बड़े बड़े बुजुर्ग अपने अंदर पाले हुए हैं और इतनी बड़ी रूहानी शख्सियात है। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? आपने तो मुझे इतने वो बड़े बड़े अल्फाज से तारुफ आपने मेरा कराया। आई एम सो हम्बल। मैं तो बड़ी एक सादा सी और एक आजिज़ सी इंसान हूँ। सिर्फ ये है कि पैशन है मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने का, और वो एक वलवला है और एक आग जैसे कि वो भड़कती रहती है अंदर कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपना पार्टिसिपेट करूँ, हिस्सा डालूँ, रोल प्ले करूँ अपने यूथ को मोबिलाइज़ करने में, दुखी इंसानियत के लिए कुछ काम करने में। तो अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं कुछ ना कुछ कर सकूँ। नहीं जी, अल्लाह ताला ने आपको बहुत मौके दिए हैं। तो इस हवाले से जैसे कि आपने हमने कोविड में ख़ास तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मुतहरक पाया कि लोगों को आपने उनके डोर स्टेप पे छुप के मदद की, खुली भी जब आपको दोस्तों की ज़रूरत होती है किसी उसमें, तो आप उनको भी नॉकिंग करते हैं कि ये चीज़ चाहिए ना। तो क्योंकि हमारा चूँकि इस हवाले से हमेशा ही सर्कल रहता है कि ये बताना कि किसको क्या दुख है, ये बहुत एक बड़े एजाज की बात होता है। और किसी के लिए किसी का मसला हल करने के लिए खुद बेगिंग करना, खुद सीकिंग करना बहुत बड़ी एक उसकी बात होती है। तो इस हवाले से आप खुद किस तरीके से मैनेज करती हैं, लोग आपसे कैसे रब्ता करते हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये है कि कोविड के दौर में स्पेशली हम लोगों ने एक समझिए एक सोशल वर्क स्टार्ट किया, और वो था अंडर ऑर्गेनिक फूड लाइन हमने एक शुरू की, जो बेसिकली पार्ट था मेरे सोशल वर्क का ही। उसमें हम लोगों ने प्योर ऑर्गेनिक जो खुराक थी वो हम लोग गांव से लेकर आते थे, और बड़े ही मुनासिब रीज़नेबल प्राइसेस पे हम लोगों की डोर स्टेप पे मैं और मेरे मियाँ जो है वो खुद डिलीवर करने जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुआ तो हम लोगों ने डिलीवरी बॉयज़ भी भेजना शुरू किए, लेकिन मकसद ये था कि हम जाएं और अपने हाथों से लोगों की कुछ ना कुछ मदद कर सकें, क्योंकि इसका जो सुकून मिलता है ना वो किसी भी और चीज़ का नहीं मिलता। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं और उनको अच्छी खुराक देते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो। तो ये एक छोटा सा बस एक एग्जांपल था जो हम लोगों ने शुरू किया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सबीन मलिक साहिबा बुनियादी तौर पर एक ऐसी रूह रखने वाली खातून है कि जिनका आर्ट और एंड कल्चर में भी खासा रुझान है और लोगों की मदद करने के लिए भी। और जब इन्होंने फूड के हवाले से काम शुरू किया, उनके दो मकसद थे। एक तो यही कि कोरोना के दौरान में जब लोग उस तरीके से बाजार जो एसओपीज को खास तौर पर फॉलो करते थे वो बाजारों में नहीं जा सकते थे, और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन की वजह से देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ आना बहुत बड़ा मसला बन गया था, जिसकी वजह से वो मेहनत कश लोग जिनकी सारे साल की मेहनत पड़ी हुई थी, जो चीज़ फरोख्त नहीं हो रही थी, उनके लिए इन्होंने ऐसे समझ लें कि एक मसीहा का, क्योंकि हमने खुद जाकर चीज़ों को देखा, एक मसीहाई का किरदार अदा किया कि आपने उनकी चीज़ें पिक की, उनको उनकी मेहनत की उजरत दी और खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे डोर स्टेप पे गए। सबीन साहिबा, चूँकि आपकी पर्सनैलिटी एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर की सूरत में भी आई है,
हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, बंजारन टीवी देखने वाले ये जानना चाहते हैं आपकी आपकी मुकम्मल पर्सनैलिटी क्या है। अपना थोड़ा सा मुकम्मल तारुफ करवाएं हमारे दोस्तों को। मुकम्मल तारुफ तो खैर मेरे ख्याल में आप ज़्यादा मेरा बेहतर करा सकेंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं, जो आजकल के दौर में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी ख़ातून से कम नहीं है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की औरतें हैं। और माशाल्लाह से हम लोग शाना बशाना काम कर रहे हैं अपने मर्दों के लिए, और हम तालीम याफ्ता भी हैं जी। और इसमें बड़ा रोल प्ले होता है जी वालिदैन का। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आला तालीम दी, और उससे उन्होंने ये भी हमें सिखाया, खाली तालीम नहीं, तालीम और तरबियत दोनों बड़ा मैटर करती है। उन्होंने हमें यही सिखाया कि हमने सिर्फ अपने लिए ज़िंदा नहीं रहना, हमने जो भी सीखा है इल्म और जो भी हमारे अंदर टैलेंट्स है उसको हमने पास ऑन करना है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है और मुल्क की तरक्की में पेश पेश आगे आगे कदम बढ़ाने हैं। तो ये टॉपिक तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि येस, आई एम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एंड सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन वर्क मेरा पैशन है। थोड़ा ही अर्सा पहले मैंने ये फॉर्मली काम करना शुरू किया है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, और मुझे मोटिवेटेड और डेडिकेटेड किस्म के लोग भी चाहिए जो मेरे साथ आए और हेल्प करें। जी। साथियों, सबीन मलिक साहिबा का शुमार और इनके ख़ानदान का शुमार उन घरानों में होता है जिन पे बंदा बेट वो कर सकता है कि मुहब्बे वतन शहरी होना क्या है। रेहाना मलिक साहिबा की मिसाल हम हमारे सामने हैं, जो सियासी समाजी रहनुमा हैं और उनकी सियासी खिदमात की तारीख भरी हुई है। इनके वालिद की मिसाल हमारे सामने है, जो इकोनॉमिस्ट भी हैं रहे, जो माहिर तालीम भी रहे, और इनकी बहन की मिसाल हमारे सामने है मिशाल मलिक साहिबा, जो कि कश्मीर काज पे वो कर रही हैं। सबीन मलिक साहिबा का चूँकि इनका इंटरेक्शन हर कम्युनिटी लेवल पे भी रहा, और ख़ास तौर पर जो इनका टारगेट तब ज़्यादा फोकस हुआ खिदमत इंसानी करने की, जब इन्होंने ये देखा कि कोविड में वो सेल्फ मेड स्टूडेंट्स जो कि कोविड के दौरान ना पढ़ा सकते थे ना पढ़ सकते थे, और उनकी फीसें अदा नहीं हो रही थी। बहुत सारे घरानों में बहुत सारी चीज़ों के सर्कल रुक गए थे। इन्होंने अपने सोशल सर्कल के चैनल्स इस तरीके से, ये बहुत जिसको कहते हैं ना कि आजिज़ी से काम ले रही हैं, बहुत कुछ बता नहीं रही, तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, आप जैसे दोस्तों के मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स तक उनकी फ़ीसें पे करने का सहलकारी की। बहुत सारे ऐसे लोगों के इलाज मुआवजे के, जैसे कि बहुत सारे कुछ दायमी बीमारियों के शिकार होते हैं जो हॉस्पिटल उस वक्त नहीं जा सकते थे, तो उस वक्त इन्होंने कुछ ऐसे एक्शन किए कि ये एक मुनफरिद शख्सियत की सूरत में आए। सबीन साहिबा, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आपका इंटरेक्शन आपकी कम्युनिटी से होता है, आप चीज़ें पिक करती हैं, उनको मुआवजा देती हैं, जॉब करती हैं, वहाँ से भी आपको आमदन होती है जी। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन पर जो तशद्दुद प्रिवेल कर रहा है, उसके हवाले से कुछ रोशनी डालिए। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा ही मेरे दिल के करीब एक टॉपिक है, और अफसोस ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस कह लें या कोई भी किस्म का वायलेंस कह लें, वो ख़वातीन पे सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं होता। जी जी। ये रिपोर्ट किया जाता है कि जैसे हमारे मुल्क में औरतों को बंद किया होता है, उन पर बड़ा तशद्दुद हो रहा है। ठीक है, होता है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं होता, डेफिनेटली होता है। और यहाँ पर बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं और चल रही हैं जो कि हम ख़वातीन को इसमें एजुकेट करना चाह रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि वायलेंस इन एनी फॉर्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड उसको कंडेम करना चाहिए। और वायलेंस कई दफ़ा सिर्फ नहीं कि
औरतों पर हो रहा है, वो बच्चों पर हो रहा है, बुजुर्गों पर हो रहा है। अब मैं रीसेंट आपको एग्जांपल दूंगी। मैं बड़ी खुश थी कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने एक बिल जो है वो पास किया जो ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए था, यानी कि जो माँ बाप जो ज़ईफ़ हो जाते हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप सोचें कि हमारे पाकिस्तान, हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर अब ये टाइम आ गया कि हमारे अपने वालिदैन जो हैं वो अपने घरों के अंदर 100% सेफ़ नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि उन्होंने एक लॉ पास किया और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होगा, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको उनका ड्यू रिस्पेक्टफुल राइट मिलेगा। और सबीन साहिबा, जी, जी। जिस तरीके से हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया भर में खवातीन के खिलाफ मजालिम होते हैं, जी, दुनिया भर में, यानी कि मगरबी ममालिक को हम ये कोट करते हैं कि उनके वालिदैन ओल्ड होम्स में रहते हैं। जी, जी। और इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों में उस माशरे को गलत समझते हैं जहाँ अच्छाई का पैगाम भी शायद ना आया हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने इस्लामिक माशरे में बात करते हैं तो हमारी तालीमात तो हमें ज़ीरो टॉलरेंस जी, का वो करती हैं। हम इसलिए ये कहते हैं कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम एक जुर्म भी समझ लें कि कहते हैं ना कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी, उसमें ये तो नहीं होता ना कि एक मर्द का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है जी, या एक औरत का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। बात यह है कि इस्लामी माशरे में और ख़ास तौर पर मशरकी अक़दार में जी। ये तो वो चीज़ें हैं जिनकी तालीमात में, जिनकी मट्टी में प्यार, मोहब्बत, रवादारी और अमन रच बस गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी हवाले से जब आप अमन की बात करते हैं, रवादारी की बात करते हैं, तो हम जैसे अभी आप जब हमारी बातें चल रही थी तो आपने बरी अमान की बात की, आपने कुछ रूहानी और तजल्लियों के मराकज़ की बात की। जी। तो आपका इन मराकज़ की तरफ रुझान कैसे हुआ? थोड़ा सा हम ज़रा लाइट मोड जी, में जी। बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ज़ाहिर है कि हम सिर्फ मजालिम में ही नहीं रहते। हमारा वो मेहनत कश जो सारा दिन काम करता है और वो भूखे पेट जाता है तजल्लियों के मराकज़ में, जी। और उसे थोड़े से चावल, मुट्ठी भर चावल मिलते हैं, और वो वहाँ बैठता है और अपने जिसकी उसमें आस्थाने में गया है उनके बारे में याद करता है और वो खाता है। मेरा ख्याल है उससे बड़ा माला माल बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसको अल्लाह ताला ने रूहानियत दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका इस कदर इस जानिब कैसे रुझान हुआ? रूहानियत का सफ़र जो है वो मेरा ख्याल में मेरा कुछ अरसा पहले ही प्रॉपरली जिस तरह होता है ना कि शुरू हुआ है, और इसके बारे में मैं पहली दफ़ा मेरा ख्याल में ओपनली इस पे डिस्कशन कर रही हूँ। उसमें एक तो मैं कहूँगी कि रूह जो है ना वो इंसान की पैदाइशी तौर पे बड़ी कदीम होती है। मालूम नहीं आप इसको समझ पाएंगी या नहीं, कि इंसानी जो रूह है ना, जिस तरह मैं बचपन में सोचा करती थी, मुझे उस वक्त भी बड़ी तकलीफ़ होती थी, लोगों की मसले होते थे, लोगों को परेशानी मुझसे देखा जाता था, एनिमल्स को भी नहीं। तो मेरी रूह जो थी वो शुरू से ही ह्यूमैनिटेरियन काम की तरफ बड़ी राग़िब थी, और मेरा दिल चाहता था कि मैं लोगों की हेल्प करूं। मेरे अंदर से ये आवाज़ आती थी। मुझे सिर्फ ये नहीं था कि हाँ जी बस मैंने बस अमीर हो जाना है और अपने लिए बस बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है या अपने आप को पावरफुल बनाना है। मुझे हमेशा ये था कि मैंने कुछ दुनिया में आई हूँ तो कुछ अच्छा काम करके जाऊँ बस। तो रूहानियत का सफ़र आई थिंक मेरी रूह ही ऐसी थी। नेक्स्ट ये था कि अल्लाह ने बड़ा मेरे ऊपर करम किया, जो मेरा हम सफ़र अल्लाह ने चूज़ किया। एक्चुअली में उनका बहुत ज़्यादा रुझान है इस वली अल्लाह और पीरी फ़कीरी और जो होते हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स गुज़रे हैं, तो उनकी जब मैं महफ़िल में बैठी उनके साथ मैंने डिस्कशंस की, तो वो मेरा चैप्टर जो था वो एकदम से दोबारा से रिवाइव हो गया। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बहुत ही अजीम हस्तियों से मेरा मिलने का मुझे शर्फ हासिल है, और उन्होंने बहुत सी ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने मुझे बेटी का भी माना है, और बल्कि बहुत ही अकीदत और प्यार भी करते हैं। तो जिसके मेरे ख्याल में मैं काबिल नहीं हूँ, बस अल्लाह की कोई मेहरबानी कि उसने मेरे ऊपर इतनी रहमत कर दी है कि मैं इतने बड़ी अजीम हस्तियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ, रोज़ सीखती हूँ। तो मेरे ज़ाहिरी गेटअप के ऊपर ना जाएं, क्योंकि अल्लाह करेगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे जी आप तो सर कवर नहीं कर रही,
तो ठीक है, वो उस पर भी मेरी कोशिश जारी है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक भी करनी पड़ती हैं। मेरा बस चले तो मैं जंगल में निकल जाऊं और बस अल्लाह की इबादत करूं, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ पैदा हो रही है, लेकिन मैंने उसको बैलेंस किया हुआ है। क्योंकि बात यह है कि अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, बिल्कुल उसको इंजॉय करना, उसको उसके अहकामात के मुताबिक गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, स्पेशली मेरे हस्बैंड जो हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ इस लाइन में सीखा है कि मेरी तालीम बड़ी मगरबी स्टाइल की हुई भी थी। अंदर से मैं दरवेश थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह। मुझे खुल के बताया कि हाँ तुम क्या हो। तो अब मैं इस लाइन पे निकल चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि बस ये मेरा जो है ना रूहानियत या रूह का सफ़र, मैं फ़ील करती हूँ कि बस मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो कनात पसंदी माशाल्लाह। और रूह का सुकून जो है वो अल्लाह से लौ लगाने में। माशाल्लाह। और अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, बहुत मेरे बड़ी बंदों बात की है, खिदमत करो, बहुत उनसे मोहब्बत करो। बड़ी बात है। और दोस्तों, आपने सबीन साहबा की एक बात खसूसी तौर पर सुनी होगी। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी रूह बहुत कदीमी है। तो अल्लाह ताला ने खुद ही हमें बताया है कि हम कितनी कदीमी रूह के हैं, क्योंकि जिस वक्त दुनिया भर की पूरे आलमीन की जितनी भी रूहें हैं और जितने गुजर चुकी हैं और जितने आने वाली हैं, जिन जिस्मों में आने वाली हैं, वो सब मौजूद हैं। और अल्लाह पाक ने जब हम अल्लाह पाक को जब अपने अमाल का जवाब देंगे, तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि मेरे वालदेन ने या मेरे इलाके ने या मेरे टीचर ने मुझे क्या बताया था, क्योंकि मेरी रूह तो अल्लाह ताला को बता चुकी है कि जब रब ने पूछा तमाम रूहों को इकट्ठा करके कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो हम सब रूहें एक दफ़ा जवाब दे चुकी हैं कि तू हमारा रब है। तो जब तू हमारा रब है हम कह दिया, और हमारी गुजरी रूहें जिन जिस्मों में भी रहीं और हमारी आने वाली रूहें, हम सब की उम्र एक ही है। और हम रूहानी एतबार से एक ही उम्र के उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम दोबारा हशर बर्पा ना हो जाए। और वो हशर बर्पा होगा और हम तमाम रूहें फिर एक दूसरे को भी देखेंगी। हम किस तरीके से, जिस तरीके से पर्दा फरमाते हैं, जी जी, फिर उस वक्त हम किस तरीके से जलवागर होंगे, ये एक नया सीखने का अमल होगा। तो ये वाली जो आपने रूह कदीमी की बात की, तो वाकई हम कदीमी रूहों के हैं, क्योंकि रूहानी एतबार से इस दुनिया में जितने जा चुके हैं लोग और जितने आने वाले हैं, उनकी रूह की उम्र एक ही है, हशर बर्पा होने तक। तो हम ये मानते हैं। तो दोस्तों साथियों, बात के जैसे कहते हैं ना कि बात शुरू जब हो जाए तो बहुत सारे मौज़ूआत निकल आते हैं। और ये जो रूह के सफ़र वाली बात है, और ये कि अल्लाह ताला जब किसी को चुन लेता है इंसानियत की खिदमत के लिए, और एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि अल्लाह ताला वो है, अल्लाह ताला जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पत्थर के अंदर पत्थर और उसके अंदर पत्थर और उसमें एक सब्जा उगाने वाला और उसमें रहने वाले जानवर को जो रिस्क देने वाला है, कभी हमने ये नहीं किसी उसमें नहीं है कि वो मुसलमान ही होगा या वो मसीही होगा या वो हिंदू धर्म का होगा या वो किस मजहब का होगा जिसे रिस्क अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने इंसान और जितनी मखलूकात भेजी हैं उन सब का रिस्क लिखा है। तो जब हम खिदमत के भी दरवाजे खोलते हैं अपने लिए, तो वो जो खिदमत होती है वो भी इंसान की होती है, किसी मजहब के मानने वाली नहीं होती। बिल्कुल। और जब हम अपने जहन के दरीचे खोलते हैं तो हम किसी अकायद, हम किसी मजहब तो इंसानियत का रुतबा अशरफुल मखलूकात बनाने के लिए है ना। तो अच्छा, जिस वक्त आपने ये सोचा कि हमने काम करना है, हमने आगे बढ़ना है, और आपने जिस घराने में भी
आंख खोली, जो आपने परवरिश पाई, फिर आपने अपनी वालदा को, अपनी बहन को, बल्कि आप दोनों बहनें किस एक अपनी माँ के दाएं और बाएं हाथ की अहमियत रखती हैं कि हमने आप दोनों को बराबर काम करते हुए देखा। तो जब आपने इंडिविजुअली भी बहुत सारे देही इलाके देखे, तो अब वो तो लोग आपकी फैमिली मेंबर्स की तरह से हो गए होंगे ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, तजुर्बा अपना बताइए। बहुत ही अच्छा तजर्बा। और हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है और लोग भी बहुत हॉस्पिटेबल हैं। तो हमें ये और बहुत टैलेंटेड है, रिजिलियंट कौम है हमारी। जो भी हालात होंगे हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी ख़वातीन भी बहुत समझदार हैं, जो कि थोड़े से रिसोर्सेज के अंदर भी अपनी जो है वो घर को बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं, अच्छी मैनेजर्स होती हैं। और उनके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए बहुत से काम हमने करने हैं। जी जी। मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से ये यूथ को, क्योंकि वो 65 से 67% है हमारा, मैं ये ज़रूर देना चाहती हूँ एक मैसेज कि देखें, मगरबी तालीम हासिल करनी कोई गलत बात नहीं है। और अच्छे स्कूलों में, अच्छे जी कॉलेजेस बिल्कुल। में जाना, डिग्रीज हासिल करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं, जो हमारी पाकिस्तान जी की एक कल्चर है, उसको हम ना भूलें। बिल्कुल। बैलेंस करके हम तालीम भी हासिल करें। तालीम तो हमारे होली प्रॉफिट ने, बिल्कुल ऐसे रसूल ही। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी हदीस है कि अपने कहीं कहीं से भी इल्म अगर हासिल करना हो तो बिल्कुल आप मतलब अपनी लैब से लेके मदर की लैब से, बिल्कुल ऐसे। माँ की गोद से लेके बिल्कुल ऐसे। लहद तक, यानी कब्र बिल्कुल। तक आप इल्म हासिल करो। बिल्कुल। चाहे आपको चीन भी जाना पड़े। अब बिल्कुल उस ऐसे। ज़माने में चीन जाना बिल्कुल। बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका इस हदीस का मतलब ये है, यानी कि इल्म हासिल करने के लिए आप तगो-दो करो, बिल्कुल स्ट्राइव ऐसे। करो। बिल्कुल तो ऐसे। आप तालीम तो हासिल करो, लेकिन देखिए, तालीम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने पैसे कमाने हैं, यू नो। बिल्कुल ऐसे। तालीम के बहुत डीप मीनिंग्स होते हैं। आप में शऊर हासिल होता है, आप में दरिंदगी, जो इंसान के अंदर एक इंसानियत पैदा होती है, जो आपके अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, वो ख़त्म होता है। बिल्कुल ऐसे। आप में ब्रदरहुड, पीस, बिल्कुल। टॉलरेंस, जस्टिस, जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखें। और शॉर्टकट्स, प्लीज़ शॉर्टकट्स छोड़ दें कि शॉर्टकट चाहिए हमें, फ़ौरन अमीर होना है। और मटीरियलिज्म की तरफ भागना, रैट रेस करना, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो घर है, उसके पास, और हम चाहे यानी हलाल और हराम को हम भूल जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जब ही। हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाते हैं, तो ना हम वेस्ट के रहते हैं, ना हम ईस्ट के रहते हैं, बिल्कुल। और हम इधर उधर के बीच के वो रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही है। कहते हैं उसको, ना तीतर ना हम बटेर, वो आधे तीतर आधे आधे बटेर बटेर हो बनकर जाते हैं। जीना, और फिर एग्जैक्टली तो कोई मकसद नहीं रहता। बिल्कुल। और फिर क्या होता है उसमें, मैं खवातीन का, लड़कियों का जी। जिक्र करूँगी कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें। वो बहुत ज़रूरी है कि अपने कैरेक्टर का ख्याल रखें, अपना कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। डेफिनेटली मैं ये भी कहूँगी कि माएँ जो हैं अपने बेटों को अच्छी तालीम दें कि वो औरत की इज़्ज़त करें। बिल्कुल। औरत की इज़्ज़त करना बहुत लाजमी है, यानी ये क्योंकि औरतें तरबियत का हमारी जो, माएँ हैं ना। ये तरबियत के फैक्टर को आप वो कर रही हैं तरबियत कि का फैक्टर बहुत ज़रूरी है जी। और बिल्कुल। यहाँ तरबियत, लोग कहते हैं जी बेटों की तरबियत, देखिए जी, बेटे और बेटी दोनों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब तक कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उस घर में अगर वाइफ की इज़्ज़त नहीं है, तो उसमें से जो औलाद है उनकी, वो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे। बिल्कुल। इन घरों बहुत। में मैंने देखा है, जी अपनी बिल्कुल। आंखों से मुझे मुझे मालूम है कि ऐसा होता है। जहाँ पे खवातीन की इज्जत है और खवातीन अपने शौहरों की भी इज्जत करें। देखिए, ये बैलेंस होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ औरत के साथ अच्छा बोला जाए और वो शौहर के जो है वो उसके साथ बदतमीजी करे या अपने शौहर को मकाम और इज्जत ना दे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, यही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको हमने बचा के रखना है। बिल्कुल। हमने इसको स्ट्रॉन्ग और करना है। जब हमारी बच्चियों को पता होगा कि क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है, हमारे बच्चों को, लड़कों को पता होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ों के अंदर वो नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। ना ड्रग्स के अंदर वो पड़ेंगे, ना वो गलत किस्म की फंक्शंस में जाया करेंगे, ना वो गलत किस्म की रिलेशनशिप्स रखेंगे। बिल्कुल। जब हलाल रास्ता यूज़ करेंगे, सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला, ये कोई अफसानवी बातें नहीं बिल्कुल है,
हमारा माशरा बहुत सी चीज़ों और बुराइयों से बच जाएगा। बिल्कुल, हमारा माशरा बहुत सारी चीज़ों और बुराइयों से बच जाएगा। और इस वक्त हम एक, जिसको कहे ना कि समंदर के किनारे खड़े होकर सिर्फ सतह को देख रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि समंदर कितना गहरा है। इनके हमारी सबीन साहिबा के पास मालूमात का ख़जाना और इनके तजर्बात का ख़ास तौर पर ज़ख़ीरा इतना ज़्यादा है, क्योंकि इनका हकीकी सतह पर कम्युनिटी के साथ वर्क भी है और ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट काम भी कर रही हैं। तो बस जाते जाते हम इनसे इनके अगली मनसूबा साजी पूछते हैं कि ये मज़ीद क्या करना चाहती हैं कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी को इन्हांस करने के लिए इस चीज़ पर बिलीव कर रखती हैं कि माशी अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे लड़के और लड़कियों को क्या पैगाम देंगी कि वो अपने आप को, ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने ऑनलाइन बिजनेस को अपनाया, थोड़ा सा अपना उस बिजनेस का भी तजर्बा वो बताइए, ताकि हमारे, क्योंकि इस वक्त तो लड़के और लड़कियों दोनों का मसला बेरोजगारी भी है और साथ में ये भी है कि कोविड की चौथी लहर और डेल्टा खास तौर पर हमारे लिए एक बार फिर चैलेंज है। हम कहीं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, कहीं जो बिल्कुल प्योर लॉकडाउन है हम वो फॉलो कर रहे हैं। ऐसे हालात में चैलेंजेस से हम कैसे निपटें? देखिए, कोविड की फोर्थ वेव वाकई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बड़ी ख़तरनाक है। इसमें डेल्टा भी है, अब तो इसमें सुना है कि कैलिफोर्निया भी आ चुका है। बहरहाल कई किस्मों की इसके अंदर आ रही हैं चीज़ें। तो हमें इसमें ये है कि एहतियात करनी चाहिए और जगह जगह मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों में मेरे शौहर ने मिलके हम लोगों ने कोविड के फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए और कम से कम 7,000 लोगों को हमने एक दिन के अंदर इंजेक्शन लगवाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए जगह जगह, और बहुत ही अच्छा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ही ज़बरदस्त हमारी गवर्नमेंट ने ये सिस्टम किया है, जो जगह जगह वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं और बड़ा सिस्टमेटिक है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई यू नो दिस थिंग कि हमारी कंट्री में भी बड़ा ही सिस्टमेटिक चल रहा है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत उसका ही मुझे फ्यूचर नज़र आता है कि ऑनलाइन बिजनेस भी और बहुत से ऐसे काम जो हमारे ऑनलाइन हुआ करेंगे, हाइब्रिड फॉर्म में होंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही चल रहा है। तो ऑनलाइन जो है वो आई वुड से कि ख़वातीन के लिए भी बड़ा इजी है। जिस तरह बहुत से हैं जो कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके वो घर में बैठे हुए अपने एक सेफ माहौल के अंदर वो अपने बिजनेसेस भी कर रही हैं और अपने चैनल्स भी चला रही हैं और घर में उनको अच्छी एक आमदनी भी आ रही है, जिससे वो जायज़ तरीके जो जैसे हक हलाल की जो कमाई होती है उसको कहते हैं, उससे अपने घर में इनपुट भी दे रही हैं। और इसी तरह जो है वो हमारे नौजवान भी कर रहे हैं। तो मैं इसको कहूँगी कि इसको फ़रोग़ हासिल इसको और बेहतर मज़ीद करना चाहिए। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी वार्निंग देना चाहती हूँ कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे भी हैं चीज़ें जो कि हमारी कल्चर के लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। तो उसमें जो होता है ना हमारी जो इक़्तिदार हैं और हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए, अच्छे पैगामात देने चाहिए और उसमें भी एंटरटेनमेंट होती है। आप अच्छे तरीके से भी एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। तो हमें बेराह रवी जो है ना इससे बचना चाहिए। आपने इतना अच्छा पैगाम दिया है सबीन कि आप यकीन कीजिए कि जैसे अब मैं बंजारन का वो चला रही हूँ ना अपना आउटलेट, जी मुझे बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं कि आपके ऑडियंस बहुत कम है, आपकी सब्सक्रिप्शन कम है, तो आप क्यों नहीं करती, आप वो क्यों नहीं करती, आप फला यानी कि चैनल क्यों नहीं इस्तेमाल करती। मैं यही जो आप हक हलाल वाली बात है ना, बिल्कुल। तो क्योंकि हमने अपना सबसे पहले हमारी डिग्निटी क्या है, फिर ये कि हमारी फैमिली की वैल्यूज क्या है, हमारे माशरे की अक़दार क्या है, और किस तरीके से हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर घनावना खेल खेला जा रहा है, आप यकीन करें कि अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए वो अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। सबीन मलिक साहिबा की शख्सियत
उस वक्त ज़्यादा खुलकर सामने आती है जब हम इनसे दोस्ताना तरीके से बातें करते हैं, इनके करीब होते हैं और जी चाहता है कि हमारी और इनकी बातें ही ख़त्म ना हो, क्योंकि सुकून वही मिलता है जहाँ घनी छाँव हो। तो इतनी प्यारी पर्सनैलिटी से इजाज़त लेने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन साथियों वक्त हमेशा गुजर जाता है और हमारी दुआ है कि आपका भी वक्त अच्छा गुजरे। हम सबीन मलिक साहिबा को गाहे बगाहे जहमत देते रहेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे, क्योंकि इनके तजर्बात बहुत अच्छे हैं। आज तो एक तारुफी सेशन था हमारा और आपका, बस अब आपने एक जितनी बातें आपने की है ना, हम उतने मौजूआत पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। अपना और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों हमारी भी आपसे इल्तमास है कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है उसके बारे में भी बताइए। और कोरोना की चौथी लहर, घबराना नहीं, सिर्फ मास्क का ख्याल रखना है, SOPs का ख्याल रखना है और वैक्सीन लगवानी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।